बैक आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0213537148 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉरी के एक ट्रेंड के हवाले से। चाहे पॉलिटिशियंस हो, एंकर पर्सनस हो, थोड़ी देर पहले जो मसला डिस्कस हो रहा था वो वहीदा शाह साहिबा का लेटेस्ट इंसिडेंट था और फिर सो मोटो नोटिस लिए जाना कोर्ट का कि उनको कहा गया है कि अब वो 2 साल तक शी कैन नॉट रिप्रेजेंट द पीपल, बेशक कि उन्होंने वो इलेक्शन जीता ही क्यों ना हो। ऐसी सज़ा के लिए क्या हम तैयार हैं और क्या हमें कभी कभार लगता है कि मे बी ये जो सज़ा है वो थोड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ज़्यादती हो गई है या नहीं। लेकिन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टेक अवे इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। कोई शख्स अगर अभी पावर में नहीं आया है और उसका ये एटीट्यूड है तो पावर में आने के बाद उसका क्या एटीट्यूड होगा, ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉल करके बताइए 0213537148। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी कॉमेंट कर सकते हैं। एक और इंसिडेंट की तरफ चलते हैं, बल्कि अभी ये वहीदा शाह साहिबा वाला जो जिक्र पूरा हो रहा था, आई हैव हर्ड व्हाट सना हैड टू से। कौसर उसके बारे में क्या कहना चाहती थी हमने सुना। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? रिजवान, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस एंटायर इंसिडेंट? क्या आपको लगता है कि 2 साल की पाबंदी बहुत ज़्यादा सज़ा है उनकी गलती के लिए? नॉट एग्जैक्टली हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक डायमेंशन देख रहे हैं कि उन्होंने ये एक्ट किया और उस एक्ट के नतीजे में उनको 2 साल की सज़ा मिल गई। लेकिन वो जो 2 साल की बेसिकली सज़ा है ना, वो एक एग्जाम्पलरी निशान है कि सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि आइंदा इस किस्म की हरकत कोई करने की ज़रूरत ना कर सके। एंड आई पर्सनली बिलीव कि मतलब मेरे अगर हाथ में होता या मेरे पास इतनी पावर्स होती तो ये 2 साल की सज़ा भी मुझे बहुत कम नज़र आती है। ये इस किस्म का एक्ट इनटॉलरेबल है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को इस किस्म की इजाज़त हो, वो भी इतनी सुपीरियर पोजीशन में होने के बावजूद। अच्छा, एक और बात अब रिजवान जहन में आती है, बिकॉज हम यहाँ पे आज एक डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। ये एक थप्पड़ था जिसको कैमरे ने अक्सबंद कर दिया और फिर चैनल्स ने दिखाया फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे। बहैसियत माशरा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा बहुत दफ़ा होता है? और वही जो आपने बात की कि ऐसी सज़ा दे के कोई मसाली आपने कोई मिसाल खड़ी कर दी जिसके बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्या आपकी वाकई ये बिलीफ है कि इन छोटे शहरों में या जो हमारे देही इलाके हैं वहाँ पर लोगों के पास, जिनके पास पावर होती है, वो अपनी पावर को अब्यूज़ नहीं करते? एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है और बहुत बेसिक जगहों पर आपको नज़र आएगी ज़्यादती, मुल्क के अंदर करप्शन और छोटी छोटी चीज़ों में आपको आजकल वही बात है कि शराफत सिर्फ वही उसी लोगों के पास है जो कि जो है वो बच जाते हैं इस तरह के मामलात करके। आप एक्सप्लॉइट करें और वहाँ से आप निकल जाएं तो आप शरीफ हैं, अगर आप पकड़े गए तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है। सवाल ये बनता है कि फिर इसका हल क्या है? अगर मैं उमर तुमसे यही सवाल करूं कि ये सारी डिस्कशन तुमने सुनी है, बहुत सारे इंसिडेंट्स की हमने बात की, आपके ख्याल में हल क्या है? लोगों को कैसे एहसास दिलाया जाए कि ये चीज़ गलत है और इस गलती से इज्तिनाब करना चाहिए? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, in my views, we should see who is seeking apology. If a big shot is seeking apology, we should give him his consideration, because we have elected him as a leader, or we have made him as a role model. So we should see who is seeking apology. If he is seeking the apology, it means she or he is ये तो तुमने बड़ी मरूब होने वाली बात की, वही जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई बड़ा इंसान या किसी बड़े ओहदे पे फायज कोई शख्स अगर सॉरी कर रहा है तो हम कहते हैं यार ये देखो इसमें तो बड़ी कितना बड़ा दिल है इसका। No, in my views, because we have selected that person to make him big. We have counted. We have hired him. यानी अगर 100 बंदा एक ऐसे शख्स के पीछे खड़े होके कहे कि नहीं जी कोई बड़ी गलती नहीं थी तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। नहीं तो फिर 100 बंदों का वोट भी तो उस बंदे के पास है ना, क्योंकि 100 बंदों ने उसको खड़ा किया है, तो मतलब 100 बंदे ने उसको रोल मॉडल समझा होगा जब इसको खड़ा किया। तो जब वो जितना से बड़ा बंदा गलती करता है तो वो उतना ज़्यादा फील भी करता है कि मैंने गलती की है। आप क्या कहोगे इस बारे में? क्योंकि दिस इज अगेन वैलिड ओपिनियन है, हमें समझ नहीं आ रहा हम इसको कैसे टैकल कर रहे हैं। मैं वही बात करूँगा कि आई थिंक जिस कैपेसिटी में आपके काम हो रहा है और जो उसके रिपरकशंस हैं वो अगर आप उसको देखें, और प्रॉब्ली मैं रिजवान की बात से एग्री करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको एग्जाम्पलरी बनानी होती हैं। फिर मैं फॉर एग्जांपल अगर आप इससे हटें, आप स्पॉट फिक्सिंग की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का हुआ था कि लोग ये कह रहे थे कि सज़ा जो थी वो उनका करियर ख़राब हो रहा है, बट मे बी शायद सज़ा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट अब कोई जो नेक्स्ट क्रिकेटर होगा वो करने से पहले तो 10 दफ़ा सोचेगा कि हाँ अगर मैं पकड़ा गया तो ये सीन मेरे साथ हो सकता है दोबारा। हाँ, यानी पहले वाले जो सारे हमारे एक्सक्यूजेस थे कि भाई ये कम उम्र होते हैं, इन्होंने कभी इनके बैकग्राउंड्स क्योंकि ऐसे हैं कि शायद उन्होंने इतने सारे पैसे, लालच में इंसान पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमने इस बारे में भी बहस की थी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहीं ना कहीं तो ये एग्जाम्पल्स काम भी करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। 0213-537-1480 इज़ द नंबर। सना, एक और इंसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बात हो रही थी, विच इज़ रिलेटिंग टू माया खान, कि हमने कहा कि एथिक्स मीडिया शायद फॉलो नहीं करता, वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन इन जनरल भी हमने देखा है कि एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, चाहे वो खून से लिपटी हुई लाशें दिखाने की बात हो या लोगों की, यानी कोई भी आप रोड शो देख रहे हैं उसमें कंटेंट नहीं है, सिर्फ एक सनसनी पैदा की जा रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम काफ़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद भी शामिल हैं बीइंग एन एंकर्स। मसला ये है कि अभी आप ब्रेक के दौरान हम जब यहाँ डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये कहा कि बहुत आसान है कैमरा लेकर सड़क पर निकल जाना और किसी की लाइफ की पूरी धज्जियाँ उड़ा देना। आई मीन ये द मोस्ट ईजीएस्ट वे। जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि आप मुझे इकॉनमी के ऊपर प्रोग्राम करने को कहें और मैं उसके ऊपर एक हफ्ता रिसर्च करूं, फिर एक दिन रिकॉर्डिंग करूं और फिर अगले दिन वो ऑन एयर हो जा करके, यू नो, और उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी लाऊं, कोई रिपोर्ट भी उसके लिए क्रिएट करूं, कुछ काम और करूं। कुछ अच्छे आपके पास गेस्ट होने चाहिए। अच्छा, हमारा मसला ये है बीइंग इन मीडिया, मैं खुद मीडिया के साथ 10 साल से मुंसलिक हूँ, मुझे सारे छोटे ऊपर नीचे सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, रोड शोज़ भी किए हैं, टॉक शोज़ भी किए हैं, न्यूज़ भी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं। मसला सारा यहाँ पर सिद्रा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमने अपनी एहसास जिम्मेदारी को नहीं समझा। मीडिया बन गया है थानेदार। जो मैं अपने लिए ही कह रही हूँ कि हम थानेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थानेदार नहीं बनना, हमें लोगों को एक सही और ट्रू पिक्चर दिखानी है विद इन अ वेरी वेरी यू नो गुड रैपिंग। लेकिन यहाँ पे बात वही आ जाती है ना सना, कि जब आपने कहा कि ट्रू पिक्चर दिखानी है, योर ट्रूथ मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय ट्रूथ, यानी जो सच्चाई का हमारा पैमाना है वो वैरी करता है। इसी बात पे एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, आपको प्लीज़ अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। I think we'll have to drop this call. Thank you so much for calling. 537-1480 is the number. आप मुझे इस पे दोबारा कॉल कर सकते हैं। Coming back to you, सारा। देखिए सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रुथ वेरी करता है और अपने अपने हिसाब से हम उसको देखते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सड़क के ऊपर आपको फ़कीर भी नज़र आता है, आपको एक बिजनेसमैन भी नज़र आता है। बिजनेसमैन से आप कैसे बात करते हैं और एक फ़कीर से आप किस एटीट्यूड से बात करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम बहैसियत मीडिया इस बात को ज़रूर जिसे कहते हैं मलहूज़ खातिर रखें या अपने ध्यान में रखें कि सारे लोगों की रिस्पेक्ट एक जैसी ही है। आपने क्या रियलाइज़ करे। कौसर, आपसे यही पूछना चाहूँगी, बिकॉज जाहिर सी बात है, बीइंग यू नो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक पॉलिटिशियन के आपको बहुत सारी चीज़ें डिफेंड करनी पड़ती हैं। एक और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ पार्टी की राय और ज़ाती राय में बड़ी तफरीक आ गई है। अब कोई भी गलत बयान या ऐसा शोला अंगेज़ी आपने कर ली जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो गई, लोग आपस में लड़ने लगे, गोलियाँ चलने लगी शहर भर में, थोड़ी देर बाद आ गया कि जी पार्टी का इनकी राय से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी ज़ाती राय पर उन्होंने थोड़ी देर बाद आके माफ़ी मांग ली। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए, हर इंसान की अपना एक ज़ाती व्यू पॉइंट होता है। अब सपोज़ जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मेरा कोई ज़ाती व्यू पॉइंट कुछ और है, किसी आपका कुछ और था। सेम गोज़, पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है, एक लाइन होती है जो हमें दे दी जाती है, उससे हट के हम बात नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट हैव आवर ओन राइट्स, वी डू हैव आवर ओन राइट्स। लेकिन हमारे हम जब पॉलिटिशियन जो भी होगा उसको, वो जब एक कोई भी पार्टी से जब मुंसलिक है तो उनकी पार्टी पॉलिसीज को देखकर हमें बयान देना चाहिए। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सम वैल्यू एंड पीपल आर लिसनिंग अस। दैट्स व्हाट आई सेड इन बिगनिंग कि वी आर द रोल मॉडल्स फॉर एवरीवन। तो हमें देखना चाहिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे हमारे। और जब आप किसी पब्लिक पोजीशन पे होते हैं या कोई इस तरह का काम कर रहे थे, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। लोग आपको, दे लुक अप टू यू, दे ट्राई टू बी लाइक यू। अगेन द सेम यूथ दैट वी हैव ओवर हियर। शोएब, तुमसे बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये सारे इश्यूज जो हमने बात की, ये गलतियाँ हैं मुख्तलिफ नौइयत की, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। आप बहैसियत व्यूअर जब ये सब कुछ टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हो, ये आपको क्या मैसेज देता है? आपको लगता है कि भाई 2 दिन मीडिया इसको भी हाइप देगा, उसके बाद रफा दफा हो जाएगा मामला? बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो मीडिया है वो सही बात कह रही थी थोड़ी देर पहले कि थानेदार बन चुका है। यानी इनको नहीं पता क्या करना है, बस उनको अपनी टीआरपी इसके पीछे भागना है। इनको अपने शोज़ की रेटिंग बढ़ानी है किसी भी तरह, कुछ भी करके। सही। इसमें सही क्या गलत क्या इनको नहीं पता। सही और गलत की तफरीक बकौल हमारी यूथ पैनल के ख़त्म होती जा रही है, थोड़ी सी ब्लरी ज़रूर हो गई ये लाइन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं हाजी जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे?
ये आप बताते हो कि ये मारामारी की बातें करते हो टीवी के ऊपर, और आप ये भी बोलते हो कि टीवी उजागर करता है, चीजें करता है। ये तो रोज मारते हैं ना, रोज करते हैं। ये आज की तो कोई पुरानी नई बात तो है नहीं। ये सब सेठ लोग हैं, सब ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद आके जब माफी मांगते हैं, आवाम से माफी मांगते हैं, कहते हैं जी माफ कर दीजिए गलती हो गई, तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, तो ये बच्चे हैं, अपने अपने बच्चे को आप पढ़ाते हो या कोई बच्चा गलती करता है उसको आप मारो, बच्चा बोल देता है सॉरी, आप उसको माफ कर दोगे? करते हैं ना, माँ बाप तो कर देते हैं। करेगा फिर क्या करोगे? ये दोबारा भी करेंगे। अच्छा, ये तो आप रोक ही नहीं सकते। आप टीवी पे दिखाओ, किधर भी दिखाओ, इसके ऊपर कितनी भी बहस कर लो। हाँ जी, देखो ना, ये बचपन से इसी लोगों का माहौल इसी में ये। तो हाजी साहब मुझे बताएं, जिस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है उसके हुकूक को कैसे, उसको यानी तहफ्फुज कैसे दिया जाए फिर उस शख्स को? वो तो बचपन से इनको ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ एजुकेशन दिया जाए, इनको पढ़ाया जाए, ऐसे लोग लाए जाए कि जो जिनके पास एजुकेशन हो, कुछ समझ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। प्रोग्राम आप देखते रहिए। उन्होंने कहा कि बचपन से ही, जो मेरे ख्याल में ये बात हमारे माशरे में बार बार की जाती है बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी, कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। वो तरबियत एक बहुत अहम जुज़ है इसके लिए, लेकिन जहाँ ये रविश चल रही हो कि हमें लगे कि सब कुछ सही है तो मुश्किल हो जाता है। कामरान, आप क्या कहोगे? यू हैव बीन नोटिसिंग एवरीथिंग। स्पेशली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी जो पर्सनल स्पेस की हमने बात की, पार्क में निकल जाओ, क्यों दो लोग साथ बैठे हैं, इस बात को टारगेट किया जाए। कैसा महसूस होता है जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पे ये सब कुछ देखते हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यंग यूथ में तो ज़्यादातर यही बात चल रही है कि इस चीज़ ने इस चीज़ जो तमाम मीडिया पे दिखाया गया, इसके बाद लोगों ने यही इम्पैक्ट डाला कि जिन लोगों को ये इस बात का नहीं पता था, आपने उनको एजुकेट किया है या इन्फॉर्म किया है। इस चीज़ के अंदर भी डिफरेंस इनको करना चाहिए कि आप उनको एजुकेट कर रहे हैं या इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो देखें, बात तरबियत की होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया कि आपके पास चॉइसेस होती हैं, गुड और बैड। गुड के अंदर वेरी गुड है और एक्सीलेंट है। इसी तरह बैड के अंदर चॉइसेस है आपके पास, बैड, वेरी बैड और वर्स। ठीक है, तो डिसीजंस तो आपको ही लेना है फाइनली। ठीक है, अपने ही डिसीजंस लेने। एक और कॉलर हमारे साथ आइए, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? राना जाहिद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ख्वातीन के आलमी दिन के हकूक़ के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये जो हमारी नुमाइंदा ख्वातीन हैं, आज पाकिस्तान की हर दूसरी औरत तशद्दुद का शिकार है। सही। तो लेकिन अगर यही जो ख्वातीन, नुमाइंदा ख्वातीन हैं, इन्होंने इन्हीं ख्वातीन के हकूक़ की बात करनी है, तो जो खुद औरत पे इस्तेसाल कर रही हैं तो वो किस तरह उनके हकूक़ की बात असेंबली में करेंगे? बिल्कुल सही है। तो आपके ख्याल में जो सज़ा सुनाई गई है कि 2 साल तक वो नहीं अपना ओहदा संभाल सकती हैं, उनको चाहे वो जीती क्यों ना हो इलेक्शन, ये सही है आपके ख्याल में, या ज़्यादा सज़ा दे दी गई है? मेरे ख्याल में तो इसकी इस्लाह ज़्यादा होनी चाहिए थी। और ज़्यादा होनी चाहिए थी? अच्छा, हाँ जी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें कि मेरे खुद इसी वाले से मैं मज़ामीन लिखता हूँ अखबारात में, तो बल्कि इस पे भी मेरा एक आध दिन में कोई मजमून आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको गुजारिश ये करनी चाह रहा हूँ कि ये तो इनको तो ऐसी देखिए, पीपल्स पार्टी का ये शुरू से रहा है कि उसका उसमें एक अक्कासी रहती है, उसके ये उसमें मौजूद रहता है हर वक्त। अच्छा, देखिए, उसमें आपकी बात सही है कि ये पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, तो पार्टी बट नेचुरल उनकी एक साख इससे मुतासर होती है। लेकिन मैं यहाँ पे पूछना ये चाहूँगी कि आम तौर पे जो हमारे आज के प्रोग्राम का मेजर टॉपिक भी है कि लोग गलती करके माफ़ी मांगते हैं, स्पेशली जो आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, मीडिया एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स स्टार्स। तो ये जब माफ़ी मांग रहे होते हैं, ये सिर्फ बयानबाजी होती है या कि वाकई अपनी गलती का एहसास करते हैं? ये हमारा सवाल है आपसे। जी, उसमें मैं सिर्फ एक बात गुजारिश करनी चाहूंगा कि माफी का तो ये होता है कि आपने कोई बंदा किसी चीज की माफी मांगता है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। सही। लेकिन हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला यही है कि हम लोग माफी भी मांगते हैं, उसी चीज हैं, इसलिए इस्लाह अहवाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इस्लाह यानी अगर आप कोई गलती करें उस पर माफ़ी ज़रूर मांगे, और अगर अगले बंदे का दिल बड़ा होगा तो वो आपको माफ़ भी कर देगा। और वक्त के साथ साथ, जैसे हम कहते हैं कि वक्त बेहतरीन मरहम होता है, बड़े से बड़े घाव भर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ख़ुद भी एहसास करना चाहिए कि जो गलती आपसे हो गई है उससे दोबारा यू हैव टू बी केयरफुल कि ये गलती आपसे दोबारा ना हो। जी कामरान, आप क्या कह रहे थे? इन्फॉर्म आपने कहा कि लोगों को हमने कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले सना इस हवाले से बात करी थी कि आपको लगता है कि कोई ख़ास सिर्फ एक तबके को टारगेट किया जा रहा है।
देखिए सिद्रा, अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये बड़ी सच्ची बातें, और ऐसा एन मुमकिन है कि इसके बाद मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़े जब मैं चैनल पे जाऊं। लेकिन देखो, सच सच होता है, हमें कुछ बहुत सच नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सच बोलते रहना चाहिए। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आज भी मैं एक टेलीविज़न शो देख रही थी, आप खड़े होकर, जैसे अभी हम बात करते हैं इसी माशरे के अंदर, मैं कह रही हूँ कि लड़कियां पढ़ती हैं, डॉक्टर्स बनती हैं, पायलट बनती हैं, इंजीनियर्स बनती हैं, और हम जाके उनके भी इंटरव्यूज़ करते हैं, हम श्योर आप भी जाती हैं और बुलवाते हैं उनको। लेकिन इसी माशरे में एक तवाइफ भी है, इसी माशरे में एक सेक्स वर्कर भी काम करती है, और ये आपके माशरे की तस्वीर है। देखिए, तस्वीर सिर्फ खूबसूरत नहीं होती है, कभी कभी पेंटर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के साथ एक खूबसूरत औरत को कुछ काला भी दिखा देता है, धुंधला भी दिखा देता है, तो ये पेंटर के अंदर की चीज़ होती है और वो दिखाता है कि माशरा बेसिकली ये है। हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक पाक में जाने वाला जो भी हमारा एक तबका है, वो एक मखसूस तबका है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि बहुत सारी हाई एंड पार्टीज है जिसमें यही सोशल बुराई हम देखने में आती है। बहुत सारी डांस पार्टीज भी हो रही हैं, सोशल नेटवर्किंग की क्लब्स भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कोई उन पे हाथ नहीं डालता, नहीं डाल सकते। मैं आपसे यही बात कह रही थी ना कि आप कराची के टॉप 5 स्टार होटल्स में चले जाएं, जरा किसी एलीट क्लास में जाकर बैठें, और वहाँ जिस तरह से हरासमेंट होती है और हरासमेंट के साथ फन भी हो रहा होता है, आप और मैं कभी नहीं रोक सकते। हमारी जरूरत नहीं होगी कि हम अपना लाइव कैमरा वहां लेकर के जाएं और वहां से लाइव कवरेज दें, बिकॉज हम सब भी, एक बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन हम सिर्फ जो है कॉस्मेटिक लोग हैं, और हमें रोशनी में वही चीज दिखानी आती है जिसकी रेटिंग होती है या जो बिकता है, या जो सबसे कमजोर चीज होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ना सबसे आसान होता है, कि ठीक है जी, बात भी रह जाए कि हमने एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, लेकिन उसकी जो कंप्लीट 360 है उसको आप कभी टच या कभी टैकल नहीं कर पा रहे होते। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब और कहाँ से? माजिद अब्बास अवान बात कर रहा हूँ, हाफिजाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे अरसलान? जी, पहले नंबर पे तो ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आज आप आई हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें सुन के, ही आपके मेहमान बैठे हैं, इनकी गुफ्तगू सुनते हुए अच्छा लग रहा है। और कहना मैं ये चाहूँगा, आपका टॉपिक है आज का माफ़ी के बारे में। देखिए जी, आजकल हमारा जो माशरा है, इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ये माफ़ी वाला एक रिवाज बना लिया हुआ है। पहले एक बंदे के साथ ज्यादती कर लेना, और इन्हें पता होता है बाद में बहुत आसान सा एक लफ्ज़ है सॉरी, और उसके बाद माफ़ी का ये लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। और माफ़ी मांगना के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं आजकल के रही, कोई लोग समझते ही नहीं कि माफ़ी चीज़ क्या है। सही, ठीक है, माफ़ी मांगने से हम छोटे तो नहीं हो जाते, लेकिन होता ये कि कुछ लोगों का शौक बन गया ज्यादती करके माफ़ी मांग लेना। तो पहले नंबर पे तो बात यही कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती करनी ही नहीं चाहिए। अगर हम कर लेते हैं, उससे सॉरी बोल लेते हैं, हमारा जाता कुछ नहीं है, तो लेकिन है इस तरह से हम उसके साथ बंदा माफ़ी मांगे कि दोबारा वो बंदा इस कदर खुश हो जाए कि उस बंदे के दिल में जरा सी भी किसी के लिए नफरत नहीं रहे। अगर हम नफरत, अरसलान, अभी क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की हो, सॉरी किया हो, तो आगे से क्या उस वक्त एहसास क्या होता है दिल में? आपका दिल करता है कि भाई आपकी मुझे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपके दिल में भी एहसास होता है कि चलो इसने गलती कर दी है, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब एक इंसान इतना ज्यादा गिर जाता है कि चल यार मुझसे गलती हो गई, अगर अपनी जब गलती तस्लीम कर लेता है तो फिर उससे बड़ा बंदा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। खुदा ताला की जात इतने इतने बड़े गुनाह माफ कर देती है, हम कौन है? हम तो उसके एक छोटे से बंदे हैं। क्यों नहीं हम किसी इंसान को माफ कर देते? खुशी होती है कि चलो अपनी गलती का एहसास तो हो गया। लेकिन फर्स्ट बार मैं एक बात कर चुका हूँ, आजकल के माशरे में ऐसा है कि लोग जानबूझ के ऐसी गलती कर जाते हैं कि माफी मांगने से हम इसी पॉइंट पे आ रहे थे। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे कॉल करने का। आप प्रोग्राम देखते रहो, इसका आगे मजीद इस डिस्कशन को हमने लेके जाना है। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बात ज़रूर कहते जाएं कि बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी न्यूज़ में दोबारा आ गई थी मोनिका लेविंस्की साहिबा, लेकिन बिल क्लिंटन की जब इम्पीचमेंट हुई थी व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो इस बात से कतई नज़र कि उन्होंने क्या गलती की थी या क्या गुनाह किया था, सबसे ज़्यादा जिस पे एतराज़ किया गया और उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल क्रैश कर गई अमेरिका में, वो इस बात पे थी कि व्हेन यू वर बीइंग इम्पीच्ड, आपने अहद किया हुआ था, आपने हल्फ उठाया हुआ था और बहैसियत प्रेसिडेंट के आपने उस हल्फ की मौजूदगी में गलत बयानी से काम लिया और झूठ बोला। तो हमारे यहाँ हम शायद अपने आप को कहते तो एक इस्लामी माशरा है, लेकिन हमारा वो एहसास जुर्म, वो एहसास ज़िम्मेदारी उस हद तक हाईलाइट नहीं हुआ हुआ जैसा कि बहुत सारे दूसरे माशरों में, तभी शायद हम उनको अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और ज़्यादा डेवलप मानते हैं। इस बारे पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसको आगे बढ़ाते हैं।